नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार रणबीर सिंह जी। रणबीर जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आनंद, आपको और स्पोर्ट्स कैन सुनने वाले सभी लिसनर्स को मेरा भी नमस्कार। जर्मनी के कोलोन से अच्छी खबर, साथ ही साथ क्रिकेट में एक निराशाजनक खबर है और फुटबॉल की भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। वर्ल्ड कप बॉक्सिंग में भारतीय मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन, 9 पदक के साथ भारत दूसरे स्थान पर। चोटिल भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ऑस्ट्रेलिया दौरे से बाहर। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को दूसरे T20 में हराकर श्रृंखला की अपने नाम। और लियोनेल मेसी ने एक क्लब के लिए सर्वाधिक गोल करने के मामले में पेले की बराबरी। सबसे पहले बात करते हैं बॉक्सिंग की। भारतीय बॉक्सर सिमरनजीत कौर और मनीषा ने जर्मनी के कोलोन में चल रहे बॉक्सिंग वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। भारत ने टूर्नामेंट में 9 पदक जीते हैं। महिलाओं के 57 किलोग्राम भार वर्ग के खेले गए फाइनल में आज मनीषा ने अपने ही देश की साक्षी को 3-2 से हराया, जबकि सिमरनजीत ने जर्मनी की माया कालिन हंस को 4-1 से मात दी। भारत टूर्नामेंट में 9 पदक जीतकर ओवरऑल दूसरे स्थान पर रहा। इसमें 3 स्वर्ण और 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। मनीषा और सिमरनजीत से पहले पुरुषों में अमित पंघाल को गोल्ड मेडल मिला था। उन्हें फाइनल में वॉकओवर मिला था। पुरुष वर्ग की ही बात करें तो सतीश कुमार को 91 किलोग्राम वजन वर्ग में सिल्वर मेडल मिला। वे फाइनल में इंजरी की वजह से नहीं खेल सके थे। वहीं सोनिया लाठर, पूजा रानी, गौरव सोलंकी और मोहम्मद हसमुद्दीन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलावा बेल्जियम, क्रोएशिया, डेनमार्क, फ्रांस, नीदरलैंड, मालदोवा, पोलैंड और यूक्रेन के खिलाड़ियों ने भाग लिया। एक लंबे समय के बाद बॉक्सर्स ने, रणबीर जी, गोल्डन पंच जड़ा। हाँ, बिल्कुल। और आनंद, कहना पड़ेगा कि जैसे हिंदुस्तान के स्पोर्ट्स में अगर ओलंपिक स्पोर्ट्स की बात करें, क्रिकेट को अगर छोड़ें, तो शूटिंग नंबर 1 पे है पिछले कई ओलंपिक से। और नंबर 2 पे अगर हम देखते हैं तो बैडमिंटन है, जिसमें हमारे बहुत सारे प्लेयर्स अंडर 30 की अगर बात करें रैंकिंग की, तो कई सारे प्लेयर्स होते हैं। बड़े नामों को भी छोड़ दें तो उसके बाद भी तमाम प्लेयर्स हैं। उसी तरह का कैलेंडर अब लग रहा है। जो इसके बॉक्सिंग फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट है अजय सिंह, 2 साल या 3 साल उनको तकरीबन हो गए हैं चार्ज लिए हुए। उनके नेतृत्व में जिस तरह का प्लान बनाया गया है और रोड मैप जो बनाया गया, उसके रिजल्ट्स ये मिल रहे हैं कि एक साथ इंटरनेशनल टूर्नामेंट में, और बड़ा प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट है जिसमें 9 बड़ी कंट्रीज खेल रही थी, और उसमें सेकंड पोजीशन पर रहना अपने आप में बड़ी बात है। जहां तक इंडियन बॉक्सर्स की बात है, मैरी कॉम के बाद जो नाम अब चल रहा था अमित पंघाल का, तो अमित ने तो उसी तरह का परफॉर्मेंस दिया जिसके लिए वो जाने जा रहे हैं पिछले 2-3 सालों से। आपको ध्यान होगा लास्ट एशियन गेम 2018 के एशियन गेम्स में भी उनका गोल्ड मेडल था, और यहां भी उन्होंने उसी तरह का परफॉर्मेंस दिया। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने मुक्केबाजों के प्रदर्शन की सराहना की है। रणबीर जी, क्या एक उम्मीद दिखती है कि ये जो प्रदर्शन है, लंबे समय बाद खेल रुका हुआ था, ओलंपिक में कुछ उम्मीद? देखिए, अगर बॉक्सिंग में बात करें, जैसे हम कहते हैं कि वो लेडी फाइटर हैं मैरी कॉम, बच्चों के होने के बाद और दोबारा से वो रिंग में लौटी और उसके बाद भी इस तरह का परफॉर्मेंस दे रही हैं। तो अमित पंघाल उसी सीरीज में, जैसे पहले विजेंदर थे, फिर अखिल कुमार थे और उसके बाद मैरी कॉम थी। अब ये अमित पंघाल ऐसा बॉक्सर आया है जो लगता है कि कुछ करके देगा, क्योंकि बीच में कुछ नाम उभरे, उसके बाद वो दब गए, किसी वजह से उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। लेकिन अमित पंघाल के नेतृत्व में जो पूरी बॉक्सिंग टीम है, चाहे मेल फीमेल, काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लेकिन आपने ओलंपिक की बात कही, ओलंपिक में जाकर के बहुत सारी चीजें जुड़ जाती हैं। खिलाड़ी कई बार बड़ी भीड़ चकाचौंध देख के भी निराश हो जाता है, समझ नहीं पाता है। तो लेकिन यह है कि अगर इस तरह का परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो ये अच्छी बात है। सिमरनजीत और मनीषा पर कोई कमेंट आपका? देखो, दोनों सीजन कैंपेनर हैं। सिमरनजीत भी 3-4 साल से इंडियन टीम के बराबर मेंबर हैं, और इन्होंने लास्ट जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी 2018 में, उसमें ब्रॉन्ज मेडल लिया था। मनीषा ने एशियन चैंपियनशिप का ब्रॉन्ज मेडल लिया हुआ था, जो लास्ट चैंपियनशिप हुई थी। तो इस तरह से देखें तो ये पहली बार नहीं जा रहे थे, सीजन कैंपेनर हैं और उस तरह का परफॉर्मेंस दे रहे हैं। एक बढ़िया प्रदर्शन और अच्छे प्रदर्शन के बाद उम्मीद और बढ़ जाती है इन खिलाड़ियों से, और इनकी कोशिश भी होगी कि और वैश्विक खेल स्पर्धाओं में ये देश के लिए पदक जीतें और तिरंगे का मान बढ़ाएं। ऑस्ट्रेलिया के साथ पहले टेस्ट मैच में हार के बाद टीम इंडिया को एक और झटका लगा है। मोहम्मद शमी पूरे टूर से बाहर हो गए हैं। आइए सुनते हैं इस पर धर्मेंद्र की ये रिपोर्ट।
तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी दाएं हाथ में फ्रैक्चर की वजह से सीरीज से बाहर हो गए हैं। कल पहले टेस्ट की दूसरी पारी में बल्लेबाजी के दौरान पैट कमिंस की एक गेंद उनके दाएं हाथ पर लगी थी। इसके बाद वे मैदान से बाहर चले गए और फिर उनकी वापसी नहीं हुई। शमी का टेस्ट सीरीज में आगे नहीं खेल पाना भारत के लिए बड़ा झटका है। विराट कोहली भी पैटर्निटी लीव की वजह से बाकी के 3 टेस्ट मैच में नहीं होंगे। उनके जाने से बल्लेबाजी कमजोर होगी। टीम इंडिया को दूसरा टेस्ट मैच 26 से 30 दिसंबर के बीच मेलबर्न में खेलना है। भारतीय टीम बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में 4 बदलावों के साथ उतर सकती है। विराट कोहली की जगह केएल राहुल को प्लेइंग 11 में शामिल किए जाने पर विचार हो रहा है, जबकि मोहम्मद शमी के स्थान पर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को मौका मिलने की उम्मीद है। मोहम्मद सिराज टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू कर सकते हैं। टीम इंडिया सलामी जोड़ी भी बदल सकती है। डे नाइट टेस्ट मैच की दोनों पारियों में फ्लॉप हुए पृथ्वी शॉ को बाहर बैठना पड़ सकता है। उनके स्थान पर शुभमन गिल को प्लेइंग 11 में जगह मिल सकती है। वे मयंक अग्रवाल के साथ पारी की शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा विकेटकीपर रिद्धिमान साहा को भी बाहर किया जा सकता है। विकेटकीपर बल्लेबाज और मध्यम क्रम में गहराई को देखते हुए भारतीय टीम ऋषभ पंत को जगह दे सकती है, क्योंकि उन्होंने वार्म अप मैच में शतक लगाया था। वहीं रिद्धिमान साहा पहले वार्म अप मैच में अर्धशतकीय पारी खेलने में कामयाब हुए थे। कप्तान अजिंक्य रहाणे के कंधों पर भी अब बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि वे सिर्फ एक फॉर्मेट में खेल रहे हैं और उनसे बड़ी पारियों की उम्मीद है, जबकि चेतेश्वर पुजारा और हनुमा विहारी को भी रन बनाने होंगे। धर्मेंद्र, स्पोर्ट्स कैंप। रणबीर जी, एक तो करारी हार और उसके बाद आपका एक प्रीमियर फास्ट बॉलर टूर से बाहर। हाँ बिल्कुल, प्रीमियर फास्ट बॉलर आपने नाम दिया, मैच विनर है जी। और बहुत सारी जीतें जो पिछले 2-2.5 साल में भारतीय टीम को टेस्ट मैचेस में मिली हैं जी। उसमें बहुत बड़ा हाथ होता था शामी का और बुमराह तो थे ही। एक तरफ से बुमराह और एक एंड से शामी पकड़ते थे। बहुत सारी टीमों को धराशायी किया था। चोट लगी है, दुखद है और पूरी सीरीज के लिए वो तो बाहर हुए भारतीय टीम के लिए बड़ा झटका लग गया, क्योंकि पहले ही जो भुवनेश्वर कुमार हैं वो चोटिल हैं, वो बाहर हैं। ईशांत शर्मा अभी तक रिकवर हो रहे हैं, अभी कोई खबर नहीं है, इस सीरीज में शायद नहीं खेल पाएंगे जी। तो उसके साथ साथ ये तीसरे गेंदबाज हो गए, तो उस हिसाब से जो है चोट लगना जो है भारत के लिए कष्टकारी तो है ही है। और हार जो थी वो अपनी जगह है, क्योंकि वो तो इतिहास बनना था जी। कहा जाता है क्रिकेट इज ए गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज। बिल्कुल, महान अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन ये अनिश्चितता हमारे हिस्से में आएगी ये कल सुबह मालूम नहीं था। जी हाँ बिल्कुल, कल सुबह भारतीय टीम एडवांटेज के साथ एडिलेड ओवल के मैदान पर उतरी थी और जो हुआ वो इतिहास ही बन गया। जो संभावनाएं हैं टीम कॉम्बिनेशन को बनाने की, जो बदलाव देख रहे हैं, आप किन बदलावों को देखते हैं? देखो, जो आपकी रिपोर्ट आई है तकरीबन रहेगा तो यही। ओपनिंग की जहां तक बात करें, ओपनर्स में आप पृथ्वी शॉ नहीं अच्छा खेल पाए, ठीक है, उनको बाहर कर दो। शुभमन गिल को अंदर ले आओ, लेकिन आपको ध्यान होगा जो पिछले 2 प्रैक्टिस मैच हुए हैं, शुभमन गिल ने भी एक इनिंग कोई एक अर्धशतक वाली इनिंग थी, बाकी फ्लॉप ही रहे। तो ये नए खिलाड़ी हैं और मैं इसमें टीम मैनेजमेंट को दोष नहीं देता। मैं ये कहता हूं ये इतने प्रॉमिसिंग है। कल जब टीम, अगर कल के टेस्ट मैच की बात करें, कल जब टीम धराशायी हो रही थी, अरे कोई तो एक आके खड़ा हो जाता, कोई तो एक आके, हर आदमी ऑफ स्टंप के बाहर बॉल पे बल्ला जरूर लगा रहा अपना, अरे भाई उसको छोड़ दो, तो वो नहीं हो पा रहा था। जो बेसिक्स कहा जाता है, बेसिक्स आप भूल जाते हैं, क्योंकि आपको कलरफुल कपड़े मिल गए, आईपीएल के आपको लंबे लंबे कॉन्ट्रैक्ट मिल गए, तो आप टेस्ट मैच भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जहां तक आपने प्लेइंग 11 की बात कही, जो बदलावों की बात कही, रिद्धिमान शाह मुझे लगता है कल खेलेंगे। उसकी वजह है कि टीम मैनेजमेंट को यह पता है कि अगर ऋषभ पंत का, रिद्धिमान शाह कल नहीं चले, ऋषभ पंत को बुला लो, लेकिन ऋषभ पंत इंग्लैंड में एक सैकड़ा मारने के बाद जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं जी, वो उतना सीरियस हो नहीं पाते जितना मैनेजमेंट उन पर भरोसा करता है। बिल्कुल ठीक। तो मुझे लगता है कि रिद्धिमान शाह तो खेलेंगे, उसमें बदलाव नहीं होगा। मोहम्मद सिराज की जहां तक बात है, तो सिराज ने पीछे जो मैचेस हुए थे उनमें परफॉर्मेंस तो अच्छी दी है, तो भाई उस खिलाड़ी का हक बनता, उसको चांस मिलना चाहिए। इस तरह से चांस मिलेगा ये हमने नहीं सोचा था कि चोट लगी शामी के और सिराज को मौका मिलेगा। तो ये 2 बदलाव देख रहा हूं। बाकी ठीक है, अगर मैनेजमेंट चाहता है कि पृथ्वी शॉ फेल हुए तो बिल्कुल शुभमन गिल को आजमा लो। और शुभमन गिल अभी तक ऐसा कुछ कर नहीं पाया, हालांकि मैं कहता हूं बहुत प्रॉमिसिंग है। जूनियर वर्ल्ड कप से जो कमाल करके आए थे उस तरह का फिर खेल दिखा नहीं पा रहे। मौका मिलेगा, अच्छा करके दिखाएं तो टीम में बड़ा नाम बनेंगे। नई परफॉर्मेंस देंगे तो फिर एक टेस्ट के बाद कहा जाएगा पृथ्वी शॉ को बुला लो। जी हाँ बिल्कुल, आपदा में अवसर तलाशने का मौका है 2 लोगों के पास। अगर मोहम्मद सिराज को मौका मिलता है और शुभमन गिल को मौका मिलता है तो दोनों के पास अवसर होगा कि बढ़िया प्रदर्शन कर न सिर्फ टीम को जिताएं बल्कि लंबे समय तक टीम इंडिया में अपनी जगह भी पक्की करें। आईसीसी ने एडिलेड टेस्ट मैच के बाद नई रैंकिंग जारी की है। किन खिलाड़ियों को हुआ फायदा और किन्हें नुकसान, आइए सुनते हैं इस रिपोर्ट में।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए एडिलेड टेस्ट के बाद टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पर मौजूद स्टीव स्मिथ के और करीब पहुंच चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज स्मिथ ने भारत के खिलाफ मैच के बाद 10 अंक गंवा दिए हैं और 911 रेटिंग के साथ नंबर 1 पर बरकरार हैं। वहीं एडिलेड में खेले गए मैच में 74 रनों की पारी खेलकर कोहली ने 2 अंक हासिल किए हैं, जिसके बाद स्मिथ और उनके बीच का अंतर 25 अंक से घटकर 13 अंक का हो गया है। बल्लेबाजों की सूची में कोहली दूसरे नंबर पर बने हुए हैं। वहीं तीसरे नंबर पर न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन हैं। चौथे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष क्रम के बल्लेबाज मार्नस लाबुशाने हैं, जिन्होंने अपने करियर की बेस्ट 839 रेटिंग हासिल की। गेंदबाजों की सूची की बात करें तो एडिलेड में 7 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज पैट कमिंस 6 अंक हासिल करके 910 की रेटिंग के साथ नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज बने हुए हैं। दूसरे स्थान पर इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड हैं। न्यूजीलैंड के नील वेगनर तीसरे और टिम साउदी चौथे नंबर पर हैं। भारत के खिलाफ डे नाइट टेस्ट में शानदार 5 विकेट हॉल लेने वाले जॉश हेजलवुड 805 की रेटिंग के साथ टॉप 5 में जगह बना चुके हैं। भारत के स्पिनर रविंद्रन अश्विन तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह से आगे निकलकर 9वें स्थान पर आ गए हैं, जबकि बुमराह 10वें पायदान पर फिसल गए हैं। पुष्पलता शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। कोहली और करीब हो गए रणबीर जी। देखिए, ये रेटिंग जो है ना, मैं इस पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करता हूँ जी। मैदान में कल जिस तरह का प्रदर्शन रहा है तो उसके बाद रेटिंग का कोई मायने मैं नहीं मानता हूँ। वो ठीक है, पढ़ने वालों को, पाठकों को, सुनने वालों को, प्रशंसकों को अच्छा लगता है, वर्ल्ड नंबर 1 बन गए, वर्ल्ड नंबर 2 हो गए, लेकिन अगर परफॉर्मेंस मैदान पे नहीं है तो उसका कोई इतना मतलब मैं मानता नहीं हूं। मुझे लग रहा है कि जो क्रिकेट प्रेमी हैं भारत के, वो आपके इस बात से सहमत होंगे। जिस ढंग से टीम इंडिया हारी है, बहुत निराशा है। न्यूजीलैंड ने आज हैमिल्टन में खेले गए दूसरे 2020 मुकाबले में पाकिस्तान को 9 विकेट से हरा दिया है। मैच रिपोर्ट के साथ हैं अतहर सईद। पहले खेलते हुए पाकिस्तान की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 163 रन बनाए। मोहम्मद हफीज 99 रन बनाकर नाबाद रहे। जवाब में न्यूजीलैंड ने इस लक्ष्य को सिर्फ 1 विकेट खोकर 19.2 ओवर में हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही न्यूजीलैंड ने 3 मैचों की T20 सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। पाकिस्तान के कप्तान शादाब खान ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया। हालांकि टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और सिर्फ 56 रन तक ही अपने 4 विकेट गंवा दिए। एक छोर से विकेट गिरते रहे, लेकिन दूसरे छोर पर दिग्गज ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज टिके रहे। उन्होंने आक्रामक अंदाज में अपनी बैटिंग जारी रखी। मोहम्मद हफीज 57 गेंद पर 10 चौके और 5 छक्के की मदद से 99 रन बनाकर नाबाद रहे और सिर्फ 1 रन से अपने शतक से चूक गए। न्यूजीलैंड की तरफ से टिम साउदी ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड को मार्टिन गप्टिल और टिम साइफर्ट की जोड़ी ने तेज शुरुआत दी। दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 3.3 ओवरों में ही 35 रनों की साझेदारी की। इसके बाद दूसरे विकेट के लिए कप्तान केन विलियमसन और टिम साइफर्ट ने 129 रनों की साझेदारी कर न्यूजीलैंड को 9 विकेट से जीत दिला दी। टिम साइफर्ट 63 गेंद पर 8 चौके और 3 छक्के की मदद से 84 और कप्तान केन विलियमसन 42 गेंद पर 8 चौके और 1 छक्के की मदद से 57 रन बनाकर नाबाद रहे। अतहर सईद, स्पोर्ट्स स्कैन। विलियमसन का एक बार फिर शानदार प्रदर्शन, लेकिन रणबीर जी हार कर भी हफीज ने दिल जीत लिया। बिल्कुल। पिछले मैच में वो पहली बॉल पे ही 0 पे आउट हुए थे, लेकिन आज जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की है, एक छोर पे बिल्कुल जो पुराने टाइम में कहा जाता है लंगर डाल के खड़े हो गए, तो उस तरह की बैटिंग की है। और थोड़ा सा मायूस होंगे कि उनका सैकड़ा पूरा नहीं हुआ, लेकिन ठीक है, कम से कम टीम के लिए उन्होंने परफॉर्मेंस दी है और 99 रन नॉट आउट वो खिलाड़ी गया है, बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद वसीम को राष्ट्रीय चयन समिति का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। वो मिसबाउल हक से ये जिम्मेदारी लेंगे। वसीम 2023 विश्व कप तक ये जिम्मेदारी संभालेंगे। ऑनलाइन इंटरव्यू के बाद इस नियुक्ति को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मनी से अनुमति मिल गई है। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ DDCA ने 2020-21 सीजन के लिए राजकुमार शर्मा को दिल्ली की सीनियर टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। उनके अलावा गुरशरण सिंह को सहायक कोच नियुक्त किया गया है। राजकुमार भारतीय क्रिकेट टीम के मौजूदा कप्तान विराट कोहली के बचपन के कोच हैं। कैसे देखते हैं इस पहल को? देखिए, इसमें भी वही है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे में अगर ये लाइन कहूं तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि विराट कोहली के बचपन के कोच थे जब वो बिल्कुल यंग एज में थे, 8-9 साल, 10-11 साल तक, और ये अपने टाइम के ऑफ स्पिनर मेन थे, बैटिंग उसके बाद करते थे। तो किस तरह के रहे, लेकिन ये विराट कोहली की महानता है कि आज तक वो उनको अपना कोच मानते हैं। अगर मानने से इनकार कर दें तो उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, पहली बात तो ये है। दूसरा, राजकुमार शर्मा को सिर्फ विराट कोहली चूंकि महानतम खिलाड़ी हो रहे हैं, इसलिए राजकुमार शर्मा को उसका पुरस्कार मिल गया है। आप देखिए
कि चयन समिति में गुरशरण सिंह जी उनके अंडर में सिलेक्टर हैं, वो टेस्ट प्लेयर हैं, टेस्ट मैच खेला है उन्होंने, वो नहीं है मेन सिलेक्टर। चीफ सिलेक्टर जो है वो राजकुमार शर्मा जी। और कोच जी, उमेश चिकारा को प्रशिक्षक, गजेंद्र कुमार को नए फिजियो के रूप में नियुक्त किया गया है। और जैसा कि आप सही बता रहे थे कि उन्होंने, राजकुमार शर्मा ने दिल्ली के लिए सिर्फ 9 फर्स्ट क्लास मैचों में प्रदर्शन किया है। गुरशरण सिंह ने कम से कम 80 या 90 मेरे ख्याल से उनके टोटल फर्स्ट क्लास मैचेस होंगे, टेस्ट मैच के अलावा की बात करें। स्पेनिश लीग ला लीगा में अपना 200वां मैच खेल रहे फॉरवर्ड लुइस सुआरेज के 2 गोल की मदद से एटलेटिको मैड्रिड ने एल्के को 3-1 से हराकर लीग की अंक तालिका में टॉप पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 2 गोल की मदद से यूवेंटस ने इटालियन फुटबॉल लीग सेरे आ में खेले गए मुकाबले में पार्मा को 4-0 से मात दी। इंग्लिश प्रीमियर लीग की मौजूदा चैंपियन लिवरपूल ने रोबर्टो फिर्मिनो और मोहम्मद साला के 2-2 गोल की मदद से कल सेल्हॉर्स्ट पार्क में क्रिस्टल पैलेस को 7-0 से करारी शिकस्त दी। न्यूकैसल यूनाइटेड और फुलम के बीच मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। मैनचेस्टर सिटी ने साउथहैम्पटन को 1-0 से मात दी। आर्सेनल का खराब प्रदर्शन यहां भी जारी है। एवर्टन ने गनर्स को 2-1 से हरा दिया है। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने शनिवार को यानी कल एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है। दीपिका शर्मा बता रही हैं इस उपलब्धि के बारे में। लियोनेल मेसी ने एक क्लब के लिए खेलते हुए सबसे ज्यादा 643 गोल के मामले में ब्राजीलियन लेजेंड पेले की बराबरी कर ली है। मेसी ने स्पेनिश क्लब बार्सिलोना के लिए अब तक 748 मैच में 643 गोल दागे हैं। इस दौरान उन्होंने 278 गोल असिस्ट भी किए। पेले ने मेसी को इस रिकॉर्ड के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि वे भी मेसी के बहुत बड़े फैन हैं। मेसी ने स्पेनिश लीग ला लीगा में कल देर रात वेलेंसिया टीम के खिलाफ एक गोल दागा और इसी के साथ पेले के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। हालांकि मेसी अपनी टीम बारसा को जिता नहीं सके। ये मैच 2-2 से ड्रॉ हुआ। मेसी ने बार्सिलोना के लिए 18 साल की उम्र में 16 अक्टूबर 2004 को डेब्यू किया था। तब से अब तक उन्होंने टीम को 10 ला लीगा और 4 यूईएफए चैंपियंस लीग समेत 34 खिताब जिताए हैं। मेसी 30 जून को ही 700 से ज्यादा गोल करने वाले दुनिया के 7वें खिलाड़ी बने हैं। इसमें अपने देश अर्जेंटीना के लिए किए गए 70 गोल भी शामिल हैं। सबसे ज्यादा 805 गोल का रिकॉर्ड ऑस्ट्रिया के जोसेफ बिकन के नाम है। वहीं पेले ने ब्राजील के क्लब सांतोस के लिए 15 साल की उम्र में 1956 में खेलना शुरू किया था। उन्होंने क्लब के लिए 1974 तक 656 मैच खेले और 643 गोल दागे। दीपिका शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। रणबीर जी, जब तक मेसी खेलते रहेंगे रिकॉर्ड बनते ही चले जाएंगे। वो जो भी खिलाड़ी किसी भी खेल में अगर लंबा खेलता है तो रिकॉर्ड बनते हैं। लेकिन आप तारीफ देखिए कि ऑस्ट्रियाई खिलाड़ी जिसका नाम है उसने सबसे ज्यादा गोल किए हैं। ऑस्ट्रिया वर्ल्ड फुटबॉल में कहाँ होता है? आपने कभी नाम सुना है? बिल्कुल बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन वो इंडिविजुअल खिलाड़ी है जिसके नाम सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड है। इंडियन सुपर लीग में इस समय जीएमसी स्टेडियम में केरला ब्लास्टर्स का सामना ईस्ट बंगाल से हो रहा है। दोनों टीमें सीजन में अपनी पहली जीत के लिए तरस रही है। आज के एक अन्य मैच में मुंबई सिटी ने हैदराबाद को 2-0 से पराजित किया। कल खेले गए मैच में बेंगलुरु ने ओडिशा को 2-1 से हराया था। बेंगलुरु के लिए कप्तान सुनील छेत्री ने 38वें मिनट में गोल करके टीम को बढ़त दिला दी। वहीं स्टीवन टेलर ने दूसरे हाफ में 71वें मिनट में गोल कर ओडिशा को बराबरी पर ला दिया था। लेकिन क्लाइटन सिल्वा ने 79वें मिनट में गोल करके बेंगलुरु को 2-1 से जीत दिला दी। जम्मू कश्मीर की फुटबॉल क्लब रियल कश्मीर एफसी ने शानदार खेल दिखाते हुए आईएफए शील्ड का खिताब अपने नाम कर लिया है। कल खेले गए मुकाबले में रियल कश्मीर ने फाइनल में जॉर्ज टेलीग्राफ को 2-1 से हराकर अपना सबसे बड़ा खिताब जीता। इस 127 साल पुराने टूर्नामेंट के इस सत्र में हालांकि कई बड़ी टीमों ने हिस्सा नहीं लिया था। इस साल आई लीग की 4 टीमों रियल कश्मीर के अलावा मोहम्मडन स्पोर्टिंग, गोकुलम केरल और इंडियन एरोज के साथ कोलकाता प्रीमियर लीग की 8 टीमों ने इसमें भाग लिया था। जम्मू कश्मीर खेल बहुत कम खबरें आती हैं। वैसे ये जो उपलब्धि है रियल कश्मीर के लिए बधाई के पात्र हैं। बिल्कुल बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल बधाई उनको मिलनी चाहिए और जितनी उनकी प्रशंसा की जाए वो कम है। जैसा कि आपने कहा डिस्टर्ब स्टेट रहा है अब तक, पिछले साल तक, और यूनियन टेरिटरी अब बना दिया, वो सब अलग चीज है। लेकिन हकीकत में जमीन पे डिस्टर्ब तो आज भी है। उस तरह से खुला माहौल तो है नहीं। तो उस दौर में खेलते हुए और एक टीम इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर रही है तो अपने आप में बड़ी बात। और सरकार की कोशिश भी है कि जहां खेलों की पहुंच नहीं है, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी खेलो इंडिया के माध्यम से वहां युवा प्रतिभाओं को तराशा जाए और उनको एक बेहतर मंच प्रदान किया जाए और इस तरह की गतिविधियों से वहां के युवाओं में भी हौसला बढ़ेगा। रणबीर जी, समय नहीं है, स्पोर्ट्स कैन से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया धर्मेंद्र। स्पोर्ट्स कैन का आज का अंक यहीं समाप्त होता है। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।